तो ये कोलियोनिज्म जब पूरी दुनिया में शुरू हुआ तो इसी कोलियोनिज्म के साथ कुछ कुप्रथाएं भी आई, और उन कुप्रथाओं में सबसे बड़ी कुप्रथा थी जिसका नाम था दास प्रथा। आप लोगों ने सुना जरूर होगा दास प्रथा के बारे में। तो हम लोग आज दास प्रथा को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि दास प्रथा को डिस्कस करें, कल हम लोगों ने जितनी कहानी पढ़ी थी अब उसको आप लोग मैपिंग के माध्यम से देख लें। ये रेड कलर जो है ये यूनाइटेड किंगडम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ब्रिटेन को। ये ब्लू कलर फ्रांस, ग्रीन कलर पुर्तगाल, येलो कलर स्पेन, वॉयलेट रशिया, और ये जो ग्रे कलर है टर्की। और ये जो वर्ल्ड का मैप आप लोग देख रहे हैं ये 1550 का मैप है, यानी कि 1400 से जो हम लोगों ने अपनी कहानी शुरू करी थी उसके 150 साल बाद का ये मैप है। अब इस मैप पे आप लोगों को देखना ये है कि जो कोलियोनिज्म है उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से हुआ। तो ये ब्रिटेन है, यही तो है ब्रिटेन। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है ना, ये किसी भी देश में नहीं पहुंचे हैं। तो जिस समय ये अपनी रिसर्च करने में लगे थे, वेपनाइजेशन कर रहे थे, उस समय जो सबसे पावरफुल कंट्री होता था वो था फ्रांस। ये देखिए फ्रांस, और ये स्पेन, और ये पुर्तगाल। तो जब हम लोग स्पेन को देखते हैं तो स्पेन ने अपनी टेरिटरी देखिए साउथ अमेरिका में बनाई है, लगभग पूरा चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पूरा सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, पूरे कैरेबियाई कंट्रीज, और यहां पर आज का ब्राजील। ठीक है, तो ये जो ब्राजील है ये पुर्तगाल के कब्जे में रहा, स्पेन के कब्जे में ये वाला हिस्सा रहा, और यहां पर फिलीपीन। ठीक, स्पेन ने यहां पे भी अपनी एक टेरिटरी बनाई, इसको इंडोनेशिया ही कहा जाता है, लेकिन इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड है ये। इसके अलावा आप देख रहे हैं अफ्रीका, मेडागास्कर का एरिया। फिर आप फ्रांस को देखेंगे तो फ्रांस की जो टेरिटरी है वो अभी केवल फ्रांस में ही है, यहाँ पर क्रांति होने को है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रशिया, धीरे धीरे रशिया का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके अलावा ये जो तुर्की है ये कंट्री है टर्की। टर्की में खलीफाओं का शासन है, और सबसे बड़ा जो मैप आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं टर्की का ही देख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए टर्की आपको दिख रहा है सब जगह, चाहे नॉर्दर्न अफ्रीका हो, चाहे सऊदी अरब हो, ओमान हो, यहाँ पर मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया हो, ये यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो टर्की के ही कब्जे में थे। टर्की की कहानी मैं आपको पीछे सुना चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस्लाम में कुल 18 खलीफा हुए, लेकिन इनमें से 4 खलीफा ही ऐसे थे शुरुआत के जिनको अच्छा माना गया। उसके बाद जो 5वें खलीफा हैं वहाँ से उमय्यद डायनेस्टी का प्रारंभ होता है, और ये लोग अपना जो विलासिताएं हैं और अपनी जो नीड्स हैं उसके लिए इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे। और धीरे धीरे खलीफा का जो पद था ये खिसक करके सऊदी अरब से कहाँ पहुंच गया, टर्की पहुंच गया। और फिर आगे के खलीफा टर्की से ही होने लग गए थे। जो 18th खलीफा हुए, 18वें खलीफा, उनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये भी टर्की से ही थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनकी हार हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने कानून बना करके खलीफाओं का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था, और इसी के बाद टर्की एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। तो ये मैप सबको अच्छे समझ में आ गया। अच्छा, चूंकि मध्यकाल अभी समाप्त हुआ है और आधुनिक काल शुरू हो रहा है, इसलिए मध्यकाल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? इस्लाम और खलीफा। तो आप वो खलीफाओं का भी शासन देखते हैं। इसके बाद स्पेन और पुर्तगाल ने मिलकर के पूरी दुनिया की खोज करी थी, तो इसलिए आप लोग स्पेन का भी अच्छा खासा और पुर्तगाल का भी अच्छा खासा प्रचार प्रसार देखते हैं। लेकिन समय बदला, और जैसे ही समय बदला तो 1550 के बाद आता है 1754। अब 1754 जो है ये वो काल है जब फ्रांस में क्रांति होने जा रही है और अमेरिका में भी क्रांति होने जा रही है। लेकिन इसी बीच जो ब्रिटिश लोग हैं उन लोगों ने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कुछ इस प्रकार से किया है कि इन्होंने जमीन के बड़े बड़े हिस्सों पे कब्जा नहीं किया है, इन्होंने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे कब्जा किया है। अगर आपको कहीं बिहार में 1000 बीघा जमीन दे दी जाए तो वो ज्यादा अच्छी है, या आपको समुद्र के किनारे मुंबई दे दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है? तो मुंबई ज्यादा अच्छा होगा। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने जब अपनी टेरिटरी का विस्तार किया है तो आप दुनिया में कहीं तो जाइए आप पाएंगे कि देखिए समुद्र के किनारे, देख रहे हैं इंडिया में भी आ चुके हैं समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे से तात्पर्य यह है कि यहां से इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी होगी। अमेरिका को जब इन लोगों ने अपना गुलाम बनाया तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर फ्रांस की टेरिटरीज है, लेकिन जो कोस्टल बॉर्डर है यहाँ पर अंग्रेज है। और यहाँ पर अंग्रेजों ने 13 उपनिवेश स्थापित किए थे, यानी कि 13 शहर बसाए थे। तो वही 13 यहाँ पर आपको लाइन से नजर आएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं न्यू फाउंडलैंड ब्रिटिशर्स का हुआ करता था। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कनाडा के कोस्टल बॉर्डर, ये हडसन बे है, ये ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी।
इसके बाद ये देखिए न्यू गिनी, इसके बाद ये देखिए ये आपका गिनी कोस्ट अफ्रीका का। अच्छा, ये गिनी कोस्ट इसलिए भी अंग्रेजों का हुआ करता था क्योंकि यहीं से अफ्रीका दासों को लाद करके और फिर अमेरिका ले जाया जाता था काम कराने के लिए, जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इंडिया में जब अमेरिका ये ब्रिटिशर्स आते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये कोनों पर ही अपने कॉलोनीज बनाते हैं। क्यों कोनों पर बनाते हैं? क्योंकि यहाँ से इनको आर्थिक लाभ होने हैं। आ रही बात समझ में? तो उपनिवेशवाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक दिन में कभी भी उपनिवेश का प्रचार प्रसार नहीं होता है, इसमें समय लगता है, कई बार सैकड़ों साल का समय लगता है, पीढ़ियां इसमें खप जाती हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर काम करता है वो सिर्फ ये सोचता है कि जब तक वो जीवित है तब तक काम करेगा, उसके बाद आने वाली पीढ़ियां इसको आगे बढ़ाएंगी। लेकिन इन बिटवीन आप देख रहे हैं कि जो टर्की का इंपायर है वो नहीं बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न एरा में प्रवेश करते चले जाएंगे वैसे वैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का बोलबाला होता चला जाएगा। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल चीजें नहीं चल पाएंगी, तो इसलिए टर्की का प्रसार नहीं हुआ। बाकी देखिए रशिया भी कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच गया है। इसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और 1822 में आते हैं तो अब जरा आप ब्रिटिश टेरिटरीज को देखिए तो आप पाएंगे कि 19वीं सदी आते आते 1822 आते आते इन लोगों का शक्ति जो है वो अपने चरम पर है। और अपने चरम पर इस प्रकार से है कि दुनिया में ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है जो इनके कब्जे में ना हो, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। और देखिए कब्जेबाजी कहाँ चल रही है, केवल कोनों पर चल रही है। ये देखिए इंडिया लगभग पूरा कवर कर चुका है, साउथ अफ्रीका कवर कर चुका है, इधर से स्पेन को बता दिया गया है, स्पेन से उड़ गया है, स्पेन की कहानी यहीं से खत्म हो गई है। आ रही बात सुन रहे? 1822 और 1822 से भारत में क्या हो रहा है? अभी कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं बनी है, अभी सब तैयारी चल रही है कि हमको कुछ ना कुछ करना है। हम बहुत पीछे हैं। जिस समय अंग्रेज पूरी दुनिया में कब्जा कर चुके हैं उस समय हमारे यहाँ अभी नवजागरण तक नहीं आया है कि हम इनके खिलाफ कोई बात कर सकें। और आगे बढ़ते हैं 1914। 1914 का मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, ऑस्ट्रिया प्रथम विश्व युद्ध की जड़ थी। तो आप लोग अब नक्शा देखिए और अनुमान लगाइए, सिकंदर को करो किनारे, अशोक को करो और किनारे, चंद्रगुप्त मौर्य को करो और किनारे, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा सूरमा उसको करिए किनारे और बताइए कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। जब कहते हैं ना कि फलाने ने दुनिया जीत ली थी, तो दुनिया थी कितनी जो फलाने जीत ली थी? अब है पूरी दुनिया। देखिए विश्व विजेता कौन है। ऐसा कोई हिस्सा दुनिया का नहीं है प्रोडक्टिव। बंजर जमीन पे कब्जा करके क्या करेंगे? ऐसा कोई हिस्सा दुनिया का नहीं है प्रोडक्टिव जहां पर अंग्रेजों का कब्जा ना हो चुका। पूरा भारत आपको रंगा नजर आ रहा है, और पूरे भारत का मतलब है उस जमाने का भारत, तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, सिंगापुर, मलेशिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लगभग पूरा अफ्रीका, ये देखिए गल्फ कंट्रीज तक, सऊदी अरब, दुबई, यूएई तक इनका कब्जा है। गिनी कोस्ट पूरा पूरा कनाडा। अमेरिका आजाद हो चुका है 1776 में, अमेरिका आजाद हो चुका है। तो ये देख रहे हैं आप नक्शा। तो इस तरीके से उपनिवेशवाद का प्रसार होता है। 1914 वो साल है जब अंग्रेजों की शक्ति अपने चरम पर पहुंचती है। लेकिन इस चरम पर पहुंचने के पहले इनको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, बहुत सारा पुरुषार्थ लगाना पड़ा, जिसके दम पर यह सब किया जा सका। 1936 का नक्शा जब आप देखते हैं तो इनका जो पैर है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इनकी मुट्ठी में आ जाती है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ये वो दौर भी है जब अंग्रेजों को ये लगता है कि अब हमें उपनिवेशवाद को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो आयु है ये बहुत ज्यादा नहीं है और हम जितना डेवलप होना चाहते थे अच्छे तरीके से हो चुके हैं, अब हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से आप जापान का एम्पायर देख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग कोलोनिज्म पढ़ रहे हैं, उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं, तो उपनिवेश केवल अंग्रेजों ने थोड़ा ना फैलाया, अंग्रेजों ने तो उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होगा वही चाहेगा कि उसके पास उपनिवेश हो। तो ऐसी ही एक ताकत जापान भी हुआ करती थी। जापान का नक्शा तो ये है, आज का जापान ये है, ये। लेकिन जापान जब अपने शक्ति के चरम पर था तो देखिए कितना बड़ा जापान था। ये जापान जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर है, और ये देखिए इंडिया, इंडिया बगल में जापान है, देखा है। तो अगर कोई ये आपसे कह दे कि एक जमाने में भारत और जापान की सीमाएं मिलती थी तो गलत नहीं होगा। पूरा साउथ ईस्ट एशिया जापान के कब्जे में हुआ करता था, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया गया था। जापान के बाद आप लोग देख सकते हैं खलीफाओं का साम्राज्य, और जो खलीफाओं का साम्राज्य है इसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का रूट है इसी रूट पे कब्जा किया था खलीफाओं ने, और इसी को फिर आगे चल के ऑटोमन एम्पायर कहा गया था। अगर दिमाग में ये नक्शे फिट हो जा रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि इसको आप लिखेंगे कैसे? आ रही बात समझ में? तो ये बीचों बीच दुनिया में खलीफाओं का भी साम्राज्य रहा एक समय में। और इसके बाद में अब ये
पेंटिंग देखिए, सभी को अच्छे तरीके से दिख रही होगी। इस पेंटिंग का नाम है द वाइट मैन्स बर्डन, और रुडयार्ड किपलिंग, एक नाम आपने सुना होगा 9th 10th क्लास में इंग्लिश में, उनकी है ये तस्वीर। ये पेंटिंग जिसका नाम द वाइट मैन्स बर्डन है, ये अंग्रेजों के उपनिवेश के बारे में आपको बताती है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पर्वत है, ठीक, और इस पर्वत को आप मान लीजिए विकास का पर्वत, ये द माउंटेन ऑफ डेवलपमेंट है, और ये है विकास का चरण। और विकास के चरण पर ये जो है देवी जी बैठी हैं, इनका नाम है मम्मा ब्रिटानिका। हम लोग जैसे अपनी मदरलैंड को कहते हैं भारत माता, तो वैसे जो ब्रिटेन है वो मदरलैंड को अपनी ब्रिटानिका कहते हैं, और प्यार से मम्मा ब्रिटानिका उनको कहते हैं। तो ये मम्मा ब्रिटानिका बैठी, तो सिर्फ अगर आप इस माउंटेन को और इस चित्र को देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि विकास के लक्ष्यों को वही प्राप्त कर सकेगा जो मम्मा ब्रिटानिका के शरण में होगा। इसके बाद ये विकास कर कौन रहा है? अंग्रेज। ये जो मोटूलाल है ये अंग्रेज है, इन्हीं का नाम है द वाइट मैन। और इन वाइट मैन के पीछे ये जो लंबा साथ में चल रहा है इसका नाम है अंकल सैम। अंकल सैम का मतलब है अमेरिका। ये देखो अमेरिका के झंडे की पैंट पहना है और ये ब्रिटेन के झंडे का कपड़ा पहने हैं। अमेरिका ब्रिटेन को फॉलो करता है, और ये लोग जब विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं तो यदि आप लोग इनका साथ देना चाहते हैं तो इनके पीठ पर जो डोलचियां लदी हैं वो बैठ जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि इनके पीठ पर सब भूखे नंगे लोग लदे हुए हैं, देख रहे हैं सब फटे कपड़ों में, इनके पीठ पर भी सब भूखे नंगे लोग लदे हुए हैं। इनमें ये मंगोलियन है, ये कोरियन है, ये इंडियन है, ये चाइनीज है, इस तरीके से लोग लदे हुए हैं। तो ये पेंटिंग आपसे कहना क्या चाह रही है? ये पेंटिंग आपसे ये कहना चाह रही है कि यदि आप विकास के लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोग करना चाहिए। क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके मन में ये पेंटिंग देखने के बाद सवाल आया कि यार इस पेंटिंग में अमेरिका क्या कर रहा है? जबकि ब्रिटेन ने गुलाम तो अमेरिका को भी बनाया था, और अमेरिका ब्रिटेन के चंगुल से आजाद होने वाला पहला देश था। दुनिया में सबसे पहले जिस देश को आजादी मिली वो अमेरिका था। तो अगर ये प्रश्न नेचुरली आपके मन में आया तब तो बात ठीक है, लेकिन मेरे कहने के बाद अगर ये प्रश्न आया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात है कि ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाया अमेरिका को, अमेरिका पे राज किया, पूंजीवादी नीतियां अमेरिका में लागू करी गई। तो जब अमेरिका में आजादी की लड़ाई हुई और अमेरिका आजाद हुआ तो पूरी दुनिया अमेरिका से ये उम्मीद कर रही थी कि अमेरिका ब्रिटेन का विरोध करेगा। मैं आपकी गुलामी से आजाद होऊंगा तो मैं आपका विरोध करूंगा ना, लेकिन अमेरिका ने किया इसका उल्टा। अपनी आजादी के बाद अमेरिका को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर विकास करना है तो ब्रिटेन की ही पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा। तो अमेरिका ने भी कोलियोनिज्म को अपनाया, अमेरिका ने भी कैपिटलिज्म को अपनाया, अमेरिका ने भी कंज्यूमरिज्म को अपनाया, और ब्रिटेन और अमेरिका एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। पूरी दुनिया में एक निराशा की भावना भी आई कि हम जिस अमेरिका की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि शायद ये हमारा साथ देगा, वो भी ब्रिटेन के पीछे हो गया। तो उसी जमाने से ब्रिटेन और अमेरिका दोस्त हो गए। तो ये पेंटिंग इसी दोस्ती के बारे में बता रही है। तो कुल मिला के इस पेंटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको विकास करना है तो बिना अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग के नहीं कर सकते, और विकास का मतलब है कि सजदे में सर आपको झुकाना ही पड़ेगा ब्रिटानिका के। आई बात समझ में? तो पहले के जमाने में ना कोई देशभक्ति गाने होते थे, ना कोई सोशल मीडिया होती थी, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लोग या तो शेर व शायरी लिखते थे या तो कविताएं लिखते थे, और या इस तरीके की पेंटिंग्स बनाते थे। हमारे देश में भी आपने देखा कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो लोगों ने शायरियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, तो वो सब अपने आप को मोटिवेट किया। तो इट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ये किसी को दिखाने या जताने के लिए नहीं है। इसी तरीके से अगर एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये द वाइट मैन्स बर्डन याद रखिएगा। तो दूसरी तस्वीर है हमारे पास ये। अब ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें ये मम्मा ब्रिटानिका है। आप देख सकते हैं खूबसूरत महिला है जिसको ब्रिटानी हुकूमत आपने कभी सुना होगा, तो ये वही ब्रिटानिका है। आइए के पीछे तो पहचानेंगे होगा कौन है? अंकल सैम, यानी कि अमेरिका। देखो पैंट पहने अमेरिका बनी। और ये जो दीवार है ये विकास की दीवार है। इस दीवार के अंदर डेवलपमेंट हो चुका है, इस दीवार के बाहर सब भूखे रंगे हैं। और इस दीवार के अंदर जो डेवलपमेंट हो चुका है उसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि बच्चे देखो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे, और ये अलग अलग कम्युनिटी के हैं। ये देखो मंगोलियन लग रहा है, ये कोरियन लग रहा है, ये सब अलग अलग मुल्क होंगे। देखिए कितने खुश हैं, सुंदर सुंदर फ्रॉक्स पहनी हुई है। और इस दीवार के बाहर देखो भूखे रंगे रोते भी लगते।
खाना नहीं मिला, दूध नहीं मिला, नहाए नहीं है, कपड़ा नहीं पहनने के लिए। तो ये पेंटिंग आपसे क्या कहना चाह रही है कि यदि ये भूखे नंगे लोग मम्मा बटगानेगा की शरण में आ जाएं, तो पीछे अंकल सैम बैठे हुए हैं इनको डेवलप करने के लिए, और फिर ये ऐसे होते हैं। तो ये भी पेंटिंग कहीं ना कहीं अगर किसी को उस जमाने में दिखाई जाती और इसके बारे में बताया जाता, तो वो कम से कम इस बात को लेकर मोटिवेट तो हो ही रहा होता कि नहीं यार, डेवलपमेंट करना है तो ब्रिटेन के आगे हमको झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये भी इस तरीके की एक पेंटिंग है। तो पेंटिंग इसके माध्यम से भी मॉडर्न इंडिया में काफी कुछ है पढ़ने के लिए। इसके बाद एक ये पेंटिंग देखिए, ये पेंटिंग बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग अपने जमाने में रही थी, और द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिका। ये जो पेंटिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड रूम की छत पर लगी थी ये पेंटिंग। और जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती थी लंदन में, तो इसी पेंटिंग के मतलब नीचे बैठ करके मीटिंग होती थी। अब ये पेंटिंग आपसे क्या कहना चाह रही, मम्मा ब्रिटानिका आप तो पहचान ही लोगे। पीछे देखिए हंसते खेलते खुशहाल बच्चे, आगे गरीब भिखमंगे देश। लेकिन देखिए एक ये अंग्रेजी जनरल है अपने हाथ में जो एक हथियार लिया हुआ है, और ये जिन लोगों को लूट करके ला रहा है, ये अपनी सारी वेल्थ, सारी प्रॉपर्टी, सारा खजाना किसको दे रहे हैं, मम्मा ब्रिटानिका को दे रहे हैं, वो भी सरेंडर की मुद्रा में। और मम्मा ब्रिटानिका जो है वो बढ़िया शेर पे सवार है, वहां के दुर्गा माता शेर पे सवार है। तो इस पेंटिंग का नाम ही है द ईस्ट ऑफरिंग इट्स रिचेस टू ब्रिटानिका। ईस्ट का मतलब पूर्वी देश, भारत, जापान, सिंगापुर, चाइना, मंगोलिया, ये सारे कंट्री अपनी पूरी वेल्थ इनको दे रहे हैं। तो ये पेंटिंग देख करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो इसको सैल्यूट मारते थे, और यहीं पर संकल्पवान होते थे कि ये दिन हम ब्रिटेन के लिए जल्द ही लेकर के आएंगे। आ रही बात समझ में। तो कोई भी देश जो है महान एक दिन में नहीं बनता, उसको महान बनाने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसके नागरिक, उसके सिटीजन्स। तो मैं आपको अब अगली कहानी ये बताने जा रहा हूं कि जब उपनिवेशवाद पूरी दुनिया में आया तो उसके प्रचार प्रसार के लिए और भी किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी। तो उनमें सबसे पहली चीज जो थी वो थे दास। हम लोगों ने कल एक चार्ट सीखा था, और इस चार्ट में हम लोगों ने लिखा था कि उपनिवेश तभी सफल हो पाएंगे जब हमारे पास मानव संसाधन होंगे और प्लस कच्चा माल होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? या यहां से अगर आप उपनिवेश वर्ड डिलीट भी कर रहे हैं और यहां पर आप सीधे लिखते हैं फैक्ट्री, तो कोई भी फैक्ट्री कब चलेगी? जब उसके पास रॉ मटेरियल होगा और उसके पास लेबर होंगे तभी तो चलेगी। तो अंग्रेज भी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहीं ना कहीं चला रहे थे। रॉ मटेरियल के लिए पीछे जो आपने नक्शे देखे, उन नक्शों में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल था वो कहां से आता था? अफ्रीका से आता था। जब तक अमेरिका गुलाम था अमेरिका से आता था। अमेरिका में आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ के आए हैं, प्रेयरीज फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। कितना ही खाना चाहिए, कितने ही फल चाहिए, इसकी पूर्ति अमेरिका से हो जाती थी। कोयला, सोना, मिनरल्स, इसकी पूर्ति अफ्रीका से हो जाती थी। कॉटन, जो कि मुख्य चीज तो कपड़ा ही बन रहा था ना वहां पे, कॉटन, आयरन, शुगर केन, इसकी पूर्ति इंडिया से हो जाती थी। एनसीईआरटी पढ़िए क्लास 12th, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेज भारत से एक दिन में 18,000 कपास की गांठें ले जाते थे। एक दिन में 18,000 कपास की गांठें ले जाते थे, और प्रत्येक गांठ का वजन 2.5 टन होता था। इतने बड़े पैमाने पर ले जाते थे हर रोज। तो जब इतने बड़े पैमाने पर ले जा रहे हैं तो प्रोडक्शन किस लेवल पे हो रहा होगा? कुछ आइडिया लग सकता है इसका? तो पैसा तो हो गई उनके पास। तो रॉ मटेरियल की बात आपको समझ में आ गई। अब लेबर की बात कहां से आएगी? और लेबर इनको चाहिए क्यों? मैनेजर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, ये सब तो खुद ही है। इनको चाहिए मोटे दिमाग का आदमी, जो बोझा उठा सके, जो कोयला झोंक सके, जो जहाज की मरम्मत कर सके, जो कटाई कर सके, जो मड़ाई कर सके, इस टाइप का लेबर इनको चाहिए। इंडिया के लेबर में इतनी दम नहीं है। और दूसरा कारण कि इंडिया का लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पहले से अमीर था। जब अंग्रेज भारत में आए तो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो था वो पूरी दुनिया में सबसे शानदार था। ये आगरा का पेठा, अलीगढ़ का ताला, भदोही की कालीन, मथुरा के पेड़े, कानपुर का चमड़ा, याद है तो ना है, सैकड़ों साल पुराना है। इसी से हमारा नाम था। बनारस की साड़ी, इसी से हमारा नाम था। तो इंडिया का लेबर जब अपने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा रहा है तो वो दूसरे देश में जाके नौकरी क्यों करेगा?
सबसे ज्यादा सताया गया व्यक्ति कहां का है? अफ्रीका। और उस परेशान आदमी की दो क्वालिटीज भी हैं। पहली चीज तो बहुत लंबा चौड़ा है, बलिष्ठ है वो। वहां पे सबसे पहले नाटक का होगा वो भी 6 फीट का होगा, और चौड़े चौड़े ग्रेट खली जैसे। और दूसरी क्वालिटी अनपढ़, जहां लगा दोगे बैल की तरह काम करता रहेगा। लेकिन अफ्रीका में उनके साथ अत्याचार हुआ। जब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी मांगी तो उनको गोली पड़ी ना, और अपने ही देश में गुलाम बन के रह गए। तो क्या वो अंग्रेजों के साथ जाने के लिए तैयार होंगे? नहीं। तो जहां असंभव की सीमा समाप्त हो जाए वहां पे अंग्रेज को भेजिए काम करने के लिए, उसको संभव कर देगा। तो वो गया, सबसे पहले उसने अफ्रीकन से माफी मांगी कि भाई मुझसे गलती हो गई, आई फील सॉरी। और इतनी अंग्रेजी वो उसको सिखाई चुका है स्कूल खोल के। तो उसको भी लगा यार कहां से खुदा मेरे ऊपर मेहरबान हो गया जो अंग्रेज सॉरी बोल रहा है। तो उसने पूछा वो कैप्टन, तो उसने कहा देखो हम लोग क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियनिटी का जो मूल है वो है फॉरगिवनेस। भगवान सबको क्षमा करता है, खुदा सबको क्षमा करता है। भगवान ने हमको भी क्षमा, हमने कन्फेशन किया है कि हमने आपके साथ गलत किया, अब हम आपके साथ अच्छा जब तक नहीं कर देंगे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हमें सुकून की नींद नहीं आएगी। तो उसने कहा भाई क्या अच्छा करोगे? तो उसने देखो अफ्रीका में पहली चीज तो गर्मी बहुत होती है, और गर्मी ना तुम्हें अच्छी लगती है ना हम लोग को। हम लोग तो देखो गोरे आए थे यहाँ काले हो गए। तो हम तुम्हें अच्छी नौकरी का ऑफर दे रहे हैं अमेरिका में, आप हमारे साथ अमेरिका चलिए, वहां पे आपको शानदार सैलरी देंगे, और वहां पे ठंडा मौसम होगा, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, और जितना खाना चाहोगे खाना देंगे, सैलरी पूरी की पूरी बचा के घर ले आना, और हम तो कहेंगे कि बीवी को भी ले चलो। तो वो जब जाके अपने घर में बताएगा कि वो तो ऐसे ऐसे कह रहा, तो बीवी झट से तैयार हो जाएगी, चलो मैं भी चलूंगी। तो ये अफ्रीकन को लाद करके पानी के जहाजों में अमेरिका ले गए। और जब अमेरिका ले गए तो उस दास ने देखा कि वहां पर दास मंडियां हैं, स्लेव मार्केट्स हैं। इनके हाथ पांव बेड़ियों में बांध करके स्लेव मार्केट में बैठा दिया गया, और वहां पे बड़े बड़े व्यापारी दासों को खरीदने आ रहे हैं, दास बेचे गए। सुबह से शाम तक उनसे कमर तोड़ काम कराया गया, और शाम को जब उन्होंने खाना मांगा तो उनको दिया गया पानी, पानी पी ले बस। और काम करते करते जब उसकी सांस उखड़ने लगी, जब उसको लगा कि हम मर ही जाएंगे फाइनली, तब उसको सिर्फ उतना खाना दिया गया कि वो मर ना जाए। और इस प्रकार से इनसे काम कराया गया। जिन जहाजों में इनको लाद के ले जाया जाता था, किश्तियों में लाद के ले जाया जाता था, कहते हैं कि उस एक किश्ती में 300 दासों के बैठने की व्यवस्था थी, और उस पर 1200 दास बैठा के ले जाए जाते थे। और रास्ते में अगर वो जहाज डूब जाता था, वो किश्ती डूब जाती थी, तो अंग्रेजों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अफ्रीका में लोगों का फिटनेस लेवल अच्छा है, बच्चे पैदा करने में लोग एक्सपर्ट हैं, नए दास आते रहेंगे। तो ये जो परंपरा शुरू हुई, इसी परंपरा को दास प्रथा कहा गया। और बहुत बाद में आगे चल के अब्राहम लिंकन ने इसका विरोध किया, जिसका नाम वर्ल्ड पॉपुलर है। केवल दास प्रथा यही नहीं रुकी, उनके साथ उनकी बीवियां भी तो गई हैं, तो बीवियों से भी काम कराया गया। आदमी अलग माइंड में काम करेगा, औरत अलग माइंड में काम करेगी, और अंग्रेज रात को जब शराब के नशे में होगा तो उसकी बीवी का यौन शोषण करेगा, उसके साथ बलात्कार करेगा, उसके साथ सेक्स करेगा, या उसको सेक्स स्लेव बनाएगा, या वो औरत खुद तैयार हो जाएगी। या तो वो अपनी जान दे, पिटे मार खाए, या वो खुद तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब ये परंपरा भी लगातार चलती रहेगी, तो क्या अंग्रेज और अफ्रीकन महिला के संयोजन से बच्चे नहीं पैदा होंगे? बच्चे भी तो पैदा होंगे। तो वो जो बच्चे पैदा होने लग गए आगे चल के, जो अमेरिका की क्रांति का कारण बने, उन बच्चों में विशेषता, ना वो गोरे ना काले। और अगर काले हैं तो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल रहे हैं, और अगर गोरे हैं तो धड़ाधड़ अफ्रीकन बोल रहे हैं। और जब वो बड़े होने लगे, अंग्रेजों से आंख में आंख डाल के बात करने लगे, तो जब उनसे पूछा गया कि तू कौन, तो उन्होंने बताया तू कौन का क्या मतलब, तुम्हारी औलाद है। बच्चा बलात्कार करके पैदा हुआ, कि बच्चा पत्नी से पैदा किया गया, कि बच्चा गर्लफ्रेंड से पैदा किया गया, कि बच्चा लिव इन में पैदा किया, बच्चा तो बच्चा है। आप लीगली उसके बाप नहीं है तो बायोलॉजिकली उसके बाप होंगे, आप एथिकली उसके बाप नहीं है तो आप सोशली उसके बाप होंगे, लेकिन बाप तो आप ही होंगे। और जब वो अंग्रेजों से आंख में आंख डाल के बात करने लगा, तब इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार ये हम पहली गलती इतिहास में कर गए। और यही बच्चे जब बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, पावर में आ गए, तो इन लोगों ने अंग्रेजों से कहा अमेरिका इज आवर मदरलैंड, यू शुड लीव इट। और आज अमेरिका में जो मूल निवासी अमेरिका के, वो वही बच्चे हैं। और अब्राहम लिंकन ऐसे ही एक बच्चे थे जो अफ्रीकी मूल के थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बराक ओबामा ऐसे ही एक बच्चे थे। लेकिन
जब अंग्रेजों ने अमेरिका को छोड़ा होगा तो क्या सारे अंग्रेज लौट के ब्रिटेन चले जाएंगे? अरे आपने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी कॉलोनी बनाई, इतनी बड़ी सत्ता खड़ी करी, तो बहुत लोगों ने तो कहा होगा अमेरिका ही हमारा देश है। तो लाखों की संख्या में ब्रिटिशर्स भी वहां पर बसे और लाखों की संख्या में अफ्रीकन भी वहां पर बसे और बसते बसते अमेरिका में ये मिक्स पॉपुलेशन खड़ी हो गई। जो ब्लैक्स वहां पर है उनमें क्रिश्चियंस भी हैं, उनमें मुस्लिम्स भी हैं, क्योंकि अफ्रीका में आप देख रहे हैं कि इस्लाम का एम्पायर फैला था और जो व्हाइट्स है वो प्योर क्रिश्चियन है। तो क्या आगे चल के अमेरिका में काले गोरे का फर्क नहीं किया गया होगा? तो जब चमड़ी के रंग के आधार पर फर्क किया जाना लगे तो इसी घटना को रंग भेद कहते हैं। रंग भेद यानी कि रंग के आधार पर भेद करना। और दुनिया में सबसे बुरा रंग भेद जो है ये अमेरिका में ही है। इसको नस्लवाद भी कहते हैं, रेसिज्म भी इसी को कहते हैं, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। ये रेसिज्म अमेरिका में है। भारत में जातिवाद को लेकर के टिप्पणी कर देना, भारत में किसी भी जाति को टारगेट बना करके कुछ भी बोल देना बड़ा आसान है। लेकिन जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है उस कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई काला आदमी रात को 10 बजे बाजार में निकल गया तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। यह आज का अमेरिका है। उसको पीट पीट करके मार डाला जाता है। यह आज का अमेरिका है। और अमेरिका में यह काम करना इतना आसान इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका में राइट टू वेपन फंडामेंटल राइट है। वहां पर शस्त्र रखने का अधिकार मूल अधिकार है। आपने अक्सर सुना होगा अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं। बच्चा बैग में बंदूक लेके गया, टीचर को गोली मार दी। सिनेमाघर में बंदूक लेके गया, पिक्चर अच्छी नहीं लगी, धड़ाधड़ फायर कर दिया 14 बार। हर दूसरे तीसरे दिन आप न्यूज़पेपर में अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं पढ़ते हैं जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। इसका रीजन यही है कि वहां पे शस्त्र रखने का अधिकार मूल अधिकार है। वहां पे पैदा हुए बच्चे को उसके छट्टी में आप सोने की चैन ना देकर के AK-47 देते हैं। और वहां पे बच्चों को खिलौने में टॉय गन नहीं देते हैं, आप असली गन देते हैं। इसीलिए बच्चा स्टूडेंट टीचर को गोली मार रहा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गोली मार रहा, मॉल मल्टीप्लेक्स कहीं भी गोलियां चल जाती हैं। ये अमेरिका है जिसको बहुत अच्छा लगता है अमेरिका। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी माय नेम इज खान, शाहरुख खान की। पूरी मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन जितना हिस्सा देखा है उतना हिस्सा आपको बता रहा हूं कि अमेरिका का एक शहर है जहां पर बाढ़ आई है और वहां पर काले लोग रहते हैं। क्योंकि वो शहर अफ्रीकी मूल के लोगों का शहर है इसलिए सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है, लोग बाढ़ में मर रहे हैं। इतना रेसिज्म है वहां पर, इतना नस्लवाद है वहां पर। और इसी नस्लवाद के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई थी अब्राहम लिंकन ने और उसका नतीजा बीइंग अ प्रेसिडेंट गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी गोली मार के हत्या कर दी, अब्राहम लिंकन। सारी बात समझ। तो अमेरिका ने जो किया उसको अमेरिका ने भुगता भी। आज भी अमेरिका में काले लोगों की स्थिति बहुत खराब है। आज भी अमेरिका में काले लोगों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जिनसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और आखिरी में अगर मैं आपको लेटेस्ट घटना बताऊं तो अमेरिका की पुलिस ने एक काले आदमी की गोली मार के सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो एक बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहा था। यह घटना पिछले साल की है। और इस घटना के बाद इतना ज्यादा पूरी दुनिया में आंदोलन हुआ, शायद उसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था जिसकी हत्या करी गई थी। इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में आंदोलन हुआ कि नहीं, हमें काले गोरों के बीच का फर्क नहीं करना चाहिए, रेसिज्म जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में तो कोई कानून नहीं बदला, लेकिन भारत में आप लोग जानते हैं ना, पेड सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको पैसा दो नाचने के लिए भी तैयार है और कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इतना ज्यादा आंदोलन पूरी दुनिया में हुआ कि भारत में फेयर एंड लवली को अपना नाम बदलना पड़ा। अमेरिका में कुछ नहीं हुआ, अमेरिका में कोई कानून नहीं बना। अमेरिका में कानून की स्थिति आज भी वही है। भारत में फेयर एंड लवली क्रीम का नाम बदल के वो शायद ग्लो एंड लवली कर दिया गया। ये उस जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का परिणाम था। ये कि क्या कोई क्रीम लगाने से कोई गोरा हो सकता है? अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो सकता है तो पूरे अफ्रीका को फेयर एंड लवली बांटो। और वो जो गोरी गोरी लड़कियां क्रीमों का ऐड करती हैं कि पहले मैं ऐसी थी अब मैं ऐसी हो गई, उनको लाओ पकड़ के, पहले तुम कैसी थी अपनी असली फोटो दिखाओ। कंपनी के ऊपर क्लेम हुआ, कंपनी ने कहा छोड़ा भैया मरा कहां, बंदा कहां, एक्शन हो गया, तुम उनका ग्लो एंड लवली। हम ग्लो लाते हैं, हम गोरा नहीं करते हैं। और जब भी काले और गोरे को लेकर के कोई भेद करे, जब भी काली और गोरे को लेकर के कोई ऐसी बात करे तो वहां पे एक बड़ा सरल सा उदाहरण दे दिया करिए। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कोई देवी देवता बता दो जो गोरा हो। कृष्ण का तो मतलब ही काला है। राम काले थे, कृष्ण काले थे, भगवान शिव गोरे थे। भगवान शिव की स्तुति जब आप पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कर्पूर गौरम, यानी कि कपूर के समान गोरे। लेकिन उन्होंने भी अपने गोरे रंग को खत्म करके भस्म लपेट ली, इसीलिए कि नहीं मैं सबके जैसा।
तो हम लोग हैं नहीं कालों के देश के। यहाँ पे काले और गोरे रंग के बीच में अगर कोई भेद करेगा तो गलत बात है। भगवान कृष्ण अपनी मैया से जिद करते हुए कहते हैं कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। देखिए भजन है ये, वो बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तब उनकी मैया गाल खींचते हुए बताती हैं कि वो क्या बोलते हैं, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा इसीलिए काला। फिर नहीं मानते हैं कि नहीं मुझे बताओ मैं क्यों काला। तब कहते हैं वो काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। कुल मिला के कृष्ण को उनकी माँ समझाई देती है कि तू काला है राधा की वजह से, उसकी आंखों की वजह से, और काली रात को तू पैदा हुआ। तो हमारे देश में कम से कम ये नहीं होता है। तो इसीलिए जब बाहर का कोई आदमी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह करता है तो कहते हैं ना कि पहले अपने कॉलर में झांको, पहले अपने गिरेबा में झांको। तो अपने गिरेबा में झांकने वाले लोग नहीं आज के जमाने में। खैर, दास प्रथा आपको समझ में आ गई। अब इन दासों को जहां से ले जाया जाता था बराबर, दास प्रथा के साथ साथ नस्लवाद भी आपको समझ में आ गया। आगे ना समझ में, बार बार बताता हूं कि वर्तमान की किसी भी समस्या का मूल इतिहास में है। तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तब प्रेजेंट के बारे में आप अवेयर हो पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मैप्स और दिखाता हूं दास प्रथा से ही रिलेटेड। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, इस मैप का नाम है स्लेव ट्रेड, दास व्यापार। तो दासों का व्यापार कहां से कहां किया जा रहा है, ये देखिए। जिस कोस्ट को आज हम लोग गिनी कोस्ट कहते हैं अफ्रीका में, इस कोस्ट को किसी जमाने में स्लेव कोस्ट कहा जाता था। नाम याद रहना चाहिए आपको। और ये स्लेव कोस्ट के बाद कॉन्गो और अंगोला जैसे देश भी थे जहां से दासों को इस तरीके से आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट किया जाता था। स्लेव कोस्ट से दास जाते थे कहां, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, और यहां सेनेगल कोस्ट से जाते थे साउथ अमेरिका, कॉन्गो और अंगोला से भी जाते थे साउथ अमेरिका। और आप इस मैप को अगर सरल तरीके से भी अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इधर से पूरी सप्लाई इधर होगी। और ये देख रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बिजी रूट आज भी है। कितने दास, 4.5 मिलियन, 0.5 मिलियन, 0.3 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन, इतने दास कितने दिन में, पर ईयर। टोटल नंबर थोड़ा रहा है ये, पर ईयर इतने दास यहां पर जाया करते थे। आरी बात समझ में, 1650 से 1860 के बीच में इतने दासों का व्यापार यहां पर किया गया। जब इन दासों को अमेरिका पहुंचा दिया जाता था उसके बाद इनकी स्थिति कुछ ऐसी होती थी। ये देखिए, बताया ना दास मंडियां, तो दास मंडी के बाहर ये पोस्टर लगा होता था और ये क्या लिखा है, जस्ट अराइव्ड, यानी कि भाई ताजी हरी सब्जी। जस्ट अराइव्ड का मतलब यही हुआ। ठीक है, ये शिप का नाम लिखा हुआ है और सेंट क्रिस्टोफर ये जहाज का नाम है। सेंट क्रिस्टोफर जहाज के ऊपर एक पार्सल आया है, अ पार्सल ऑफ प्राइम स्लेव्स, अच्छी क्वालिटी के दास है। काला बदन है तो उस पर तेल लगाया जाता था, मतलब दासों से ही लगवाया जाता था अपनी बॉडी पे ताकि वो चमके। और चमचमाते हुए दासों को प्राइम स्लेव्स कहा जाता था, विच आर टू बी सोल्ड ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को बेचे जाएंगे ये। और डेट है 11 जनवरी 1769 बाय विलियम्स ओमारा, हु टू बी लाइकली अ पार्सल ऑफ फलाना ढिमका, ये फिर नीचे इंडिया। ठीक है, और कुल मिला के उनके साथ कुछ भी आप कर सकते हैं, नीचे की लाइनों में ये लिखा हुआ है, चाहे काम करवाओ चाहे हैरेसमेंट करो, जो मन में करो। और जब इनको शिप के डॉकयार्ड में भरा जा रहा है तो उनकी स्थिति देखिए। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये इतने लंबे चौड़े हैं उसके बाद इनकी ये हालत क्यों है, तो ये हालत इसलिए है क्योंकि कोई कितना ही लंबा चौड़ा आदमी हो, जब उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो लंबाई चौड़ाई किस बात की भाई। ये देखो पैरों में बेड़ियां नजर आ रही हैं, हाथ भी देखिए सबके बंधे हुए हैं, ये देखो भूखे पड़े हुए हैं। यह है 150 किलो के वो 7-7 फीट के हाइट के, लेकिन ये किस काम के हैं, खाना ही नहीं है। तो इस तरीके से इनको ट्रेड किया जा रहा है। और ये देखिए अंग्रेज अफसर, और देखिए आगे एक छोटी सी कहानी पहले समझिए कि उपनिवेशवाद के नाम पे किस लेवल पे शोषण हुआ। एक राजा था जिसका नाम था किंग लियोपोल्ड सेकंड, ये बेल्जियम का राजा था। और जिस देश को आज आप कॉन्गो कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहां पर इसका शासन था। और इसने वहां पे लोगों को रबड़ पैदा करने के लिए ऑर्डर दिया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी यहां पे समझ लीजिए कि दुनिया में जब भी किसी नई चीज का आविष्कार होता है या किसी नई चीज की खोज होती है तो उसके सब्स्टिट्यूट और उसके कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर भी बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल आया तो मोबाइल के साथ चार्जर भी तो आया। तो कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, बढ़िया मोबाइल अच्छी क्वालिटी का, एप्पल बनाती है, सैमसंग बनाती है, वन प्लस बनाती है। लेकिन जो गली गली कंपनियां खुली हैं वो चार्जर बनाती हैं। भैया ओरिजिनल चार्जर तुम्हारा 2000 का है, ये पकड़ो 150, 6 महीने गारंटी चलाओ। तो एक चीज की वजह से कुछ और लोगों को रोजगार मिला, टेम्पर्ड वालों को रोजगार मिला, टेम्पर्ड लगवा लो। जब मोबाइल का आविष्कार हुआ होगा तो मोबाइल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति ने ये थोड़ा सोचा होगा कि भविष्य में मोबाइल के कवर्स भी होंगे,
टेम्पर्ड भी होंगे, लड़कियां बेबी पिंक और उस पर गुड्डा बना के घंटी लगा के कवर दिखाएंगी। लड़कियों देखो कवर ववर उठा के देखो, जैसे खुद रहती है वैसे मोबाइल को बनाए रहती है। बाथरूम में जाएंगे तो भी करीने से हो जाएगा। आधा घंटा भाई, जब से मोबाइल आ गया है उसके बाद से लोगों का वॉशरूम एवरेज टाइम बढ़ गया है। पहले गए 5 मिनट फ्रेश लाए बाहर आ गए, अभी आधा घंटा अंदर का वो गेम खेल लेते भैया। अबे तो अंदर ही कहा खेल लेते, बाहर खेल लेते। तो मोबाइल के साथ बहुत सारी चीजें आई ना, टेम्पर्ड आया, ग्लास आया, कवर आया, चार्जर आया, मोबाइल का बीमा आया, मोबाइल की फाइनेंस कंपनी आई, बहुत सारे व्यापार आए। तो उसी तरीके से जब पहली बार दुनिया में कार बनी होगी तो कार के साथ साथ क्या बना होगा? सीट कवर बनाने वाली कंपनी आई होंगी, टायर बनाने वाली कंपनी आई होंगी, और कार के आविष्कार के साथ दूसरा जो क्रांति आई थी उसको रबर क्रांति कहा जाता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं उनमें रबड़ बहुत जरूरी है। टायर भाई कार के दम पे चल रही है, टायर के दम पे चल रही है। और रबड़ का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अफ्रीका में होता था, तो किंग लियोपोल्ड ने रबड़ प्रोडक्शन करने के लिए इन लोगों को कहा, अच्छी खासी मात्रा में। साल कौन सा था? 1885। और उसने आदेश दिया था कि प्रत्येक परिवार मिलके अगर इतने इतने अमाउंट में रबड़ प्रोडक्शन करके नहीं देगा हमको हाथ काट देंगे। समझ रहे हैं आप? अच्छा, रबड़ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। मान लीजिए मेरे पास 1 बीघा खेत है, 5 लोगों का परिवार है। अब हमारे ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति शासन कर रहा और उसने हमसे कह दिया कि 5 कुंटल रबड़ चाहिए। तो अगर हम अपने खेत में रबड़ उगाएंगे तो रबड़ को खाया तो नहीं जा सकता ना। बस इतने से प्रॉब्लम। अगर वो गेहूं मांगता, मक्का मांगता तो एक अलग विषय था, तो हम पूरे खेत में मक्का बोते, कुछ हिस्सा खुद खाते, कुछ हिस्सा उसको देते। रबड़ को खाया नहीं जा सकता। तो लोगों ने भूखे रह करके, गरीबी में रह करके रबड़ का प्रोडक्शन किया। उसके बाद भी ये लोग कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे और अंत में रिजल्ट देख लीजिए। इन तस्वीरों में आपको जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, आप देखिए इनका सबका एक एक हाथ गायब है। दिख रहा है? ये देखिए एक हाथ गायब है। बच्चा है बेचारा, एक हाथ गायब है। पूरे पूरे परिवार का एक हाथ काट दिया गया, एक हाथ गायब है, एक हाथ गायब है। ये देखिए, ये देखिए। और इसको बड़े गर्व के साथ पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि ये कोलियोनिज्म है, ये उपनिवेशवाद है। 8 million of the estimated 16 million native inhabitants died between 1885 to 1908। जब आप किसी का हाथ काट दोगे तो उस जमाने में आपके पास में कोई एंटीबायोटिक नहीं थे, उस जमाने में आपके पास में कोई वो इंजेक्शन नहीं था जो लगाने के बाद में टिटनेस को रोक सकते हैं। टिटनेस के बैक्टीरिया वायरस बहुत तेजी से फैलते थे, तो जब किसी का हाथ काट देते थे तो इन्फेक्शन से वो व्यक्ति मर ही जाता था ऑलमोस्ट। कितने लोग मर गए? 8 से 16 मिलियन लोग मर गए थे हाथ कटवा कटवा। और आप कहते हैं कि हमने विकास के लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। आज पूरी दुनिया जो भारत के सम्मान में सर झुकाती है वो इसीलिए झुकाती है क्योंकि हमारे देश का एक ही नारा है, अहिंसा परमो धर्मः। हमने कभी किसी को हानि पहुंचा करके अपना फायदा नहीं कमाया। तो ये भी चित्र देखने के बाद, ये सारी कहानियां सुनने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि अंग्रेज बहुत महान है, तो इसमें फिर हम और आप तो कुछ कर नहीं सकते। तो दास प्रथा वाली कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई, स्लेव ट्रेड समझ में आ गया, नस्लवाद समझ में आ गया। एक बार कोई रिवीजन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और अभी भी अगर नस्लवाद, दास प्रथा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।